Good morning everyone. Welcome to Economic Times Daily Editorial Analysis and Explanation. So आज है 31 जनवरी एंड डे इज़ डे 3 ऑफ दिस सीरीज़. तो अभी मुझे ठीक लग रहा है थोड़ा इस आपके जो कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, जो टोटल ओवरऑल रिएक्शन है वीडियोस का, जो 2 वीडियोस अभी तक डाले हैं. अगर आपको और कोई सजेशन देना है तो ऑब्वियसली वो ओपन रहता है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. बाकी आज हम एक एडिटोरियल कवर करेंगे और ये फाइनल होगा सिर्फ एक ही एडिटोरियल कवर करने का एज अ ट्रायल, और हम फिर इसको ठीक से ही कवर करना स्टार्ट कर देंगे कल से. तो वो चीज़ है यहाँ पर. दूसरी बात की अगेन बजट कल आने वाला है, तो एडिटोरियल के अंदर भी आपको उसका थोड़ा टच देखने को मिलेगा. यहाँ पर कुछ इकोनॉमी की बात की गई है क्योंकि एक्सपेक्टेड यही किया जाता है कि बजट से इकोनॉमी में एक चेंज आने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है. बाकी सिर्फ आज मुझे एक और चीज़ चाहिए कमेंट्स के अंदर सिर्फ, कि आप ये एडिटोरियल जो देखते हैं या फिर आप इकोनॉमिक टाइम्स जो देखते हैं वो किस मेन पर्पस के लिए देखते हैं. जैसे काफ़ी सारे लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, तो उनका एक मुझे ठीक लगता है रीज़न. बाकी काफ़ी सारे और भी आपके जैसे होंगे, आप देख रहे हैं वीडियो, तो आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप एक जनरल अवेयरनेस के लिए देख रहे हैं या फिर आप किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं. क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इससे मुझे ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपका ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मेरी हेल्प के लिए आप ये कर सकते हैं. अब नीचे चलते तो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर, एडिटोरियल के अंदर क्या मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर एक स्टडी है जिसका नाम है यहाँ पर कंसेंसस अमंग इकोनॉमिस्ट्स 2020. ये पूरी स्टडी है, दिसंबर 2021 की स्टडी है. हालांकि ये इंडिया बेस्ड स्टडी नहीं है, बट ये इकोनॉमिस्ट्स के लेवल पर सर्वे किया गया है. इस पूरी आपकी रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा गया है कि आपके इकोनॉमिस्ट हर व्यू पॉइंट को लिया गया, क्योंकि क्या होता है कि ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी और किसी नेशन की इकोनॉमी ए मोरलेस सेम प्रॉब्लम से सफ़र कर रही होती है. तो उसके बेसिस पे इकोनॉमिस्ट क्या सोचते हैं उनके ऊपर कंसेंसस लाने की कोशिश की गई इस पूरे आर्टिकल के अंदर, स्टडी पूरे रिपोर्ट के अंदर. बेसिकली कंसेंसस क्या होता है? कंसेंसस का मीनिंग होता है कि आपका अग्रीमेंट होना. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई सेल परचेज का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसमें दोनों ही लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि मैं कितने एक्चुअली में पैसे दे रहा हूँ, कितने एक्चुअली में मेरे को कैसे टाइप का गुड मिल रहा है, और ये सब चीज़ें हो रही हैं. तो वो दोनों जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों की उस ट्रांजैक्शन को लेकर, वो सेम सेंस के अंदर होनी चाहिए. जैसे मैं आपको एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल देता हूँ. होता क्या है कि फॉर एग्जांपल कि कोई कार बेचने गया, अपनी कार उसके पास दो थी, एक वो लेके गया था, हालांकि उसे वो बेचनी नहीं थी. उसके पास एक येलो कलर की कार थी घर पे, वो उसे बेचनी थी. उसने जाके कार डीलर को बोला कि मुझे अपनी कार बेचनी है, और कार डीलर ने अज्यूम कर लिया, बातों में उससे पूछा नहीं कि आपको क्या ये वाली कार बेचनी है, जो कि फॉर एग्जांपल रेड कलर की थी. तो उसने ये पूछा नहीं ये बात, और उसने अज्यूम करके रेड कलर के हिसाब से अपना प्राइस बता दिया. बट जब वो डिलीवरी लेने गया, जब उसने पैसे ले लिए थे, जब उसको वो येलो कार दिखी वहाँ पर जो वो बोल रहा था ले लो, तो वो वहाँ पर डिस्प्यूट हो जाएगा. तो अगर वहाँ पर उसको भी ये समझ में आ जाता कि ये रेड ही कार बेचने की बात नहीं कर रहा, येलो कार बेचने की बात ही कर रहा है, तो वो वहाँ पे कंसेंसस हो जाता. ये चीज़ होती है लैक ऑफ कंसेंसस, या फिर आप ये हाँ लैक ऑफ कंसेंसस को बोल सकते हैं. तो वो चीज़ हो गई यहाँ पर. बाकी अब आगे देखें तो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट अग्रीइंग अबाउट इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एंड इनकम. तो जिस चीज़ के ऊपर वो अग्री करते हैं पहले पॉइंट, बेसिक पॉइंट के ऊपर, वो है इक्वालिटी. इक्वालिटी होनी चाहिए आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एंड इनकम के ऊपर. जो आपने कई बार लाइन सुनी होगी कि अमीर और अमीर बनते जाते हैं, गरीब गरीब बनते जाते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. ऐसा इसके ऊपर अग्री करेंगे, जो कि काफ़ी बेसिक फैक्ट भी है. आगे चलेंगे यहाँ पर. ऑल्सो देर आर डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियंस इन ऑन रेगुलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. अब यहाँ पर होता क्या है, इक्वालिटी के ऊपर तो सब अग्री कर लेते हैं, बट उसको अचीव करने के जो मेजर्स होते हैं वो आपके दो चीज़ों में लाए करते हैं. तो उन सभी के ऊपर डिस्प्यूट्स ही चल रहे हैं यहाँ पर, इन 5-6 पॉइंट्स के अंदर जो आगे मेंशन किए हुए हैं. तो आप इस माइंडसेट से इसको समझेंगे. इसके अंदर हुआ क्या है, पहला डिफरेंस आपका आता है कि जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर रेगुलेशन कितना होना चाहिए. ये इससे थोड़ा रेलेवेंट नहीं है, और ये पूरे एडिटोरियल की सेंस में भी आता, फिट नहीं हो रहा है, बट फिर भी मैंने आपको ये इंक्लूड कर लिया क्योंकि पॉइंट उसके अंदर मेंशन था. इसके अंदर है क्या कि जैसे हम क्रिप्टो के ऊपर आज की डेट में आपका रेगुलेशन लगा रहे हैं, तो वो चीज़ कितनी रेलेवेंट है कितनी नहीं है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस के हिसाब से मार्केट अपने आप ही डिसाइड कर लेता है. क्योंकि इतने बड़े लेवल पर कोई फ्रॉड होना, ये सब चीज़ें होना इतना पॉसिबल नहीं होता, और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी के बाद तो नहीं ही होता है. तो उसके बेसिस पे ये निकाला जा रहा है कि हम क्यों रेगुलेट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है यहाँ पर. तो कई लोग तो ऑब्वियसली इसी स्टांस के हैं कि ताकि जो रिटेल इंडिविजुअल्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको आपके लॉसेस ना हो, उनको दिक्कतें ना हो, फ्रॉड्स उनके साथ ना हो जाए, इस वजह से. तो कईयों के ये ओपिनियन है इसके अंदर, और कईयों के ऑब्वियसली मार्केट बेस्ड ओपिनियन है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कुछ, ये अजम्पशन है ही, सीधी सी बात है, ये सब है.
तो उसके बेस पे हमें नहीं करनी चाहिए रेगुलेशन। तो वो यहाँ पर डिस्प्यूट है इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के बीच में। आगे चले तो यहाँ पर डिस्प्यूट है मार्केट फ्लो और गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बीच में, कि यहाँ पर आपका किस किस सेक्टर के अंदर जो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। जैसे रेलवे इसका काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। रेलवे आज की डेट में हम मार्केट को क्यों नहीं दे रहे, मतलब उसके अंदर प्राइवेट प्लेयर्स क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है। तो यही चीज़ क्वेश्चन करने वाली बात है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों डिस्करेज क्यों कर रही है, क्योंकि हमें सबको पता है कि प्राइवेट सेक्टर अगर आएगा तो वहाँ पर डेवलपमेंट और अच्छे तरीके से होगा, फंड्स ज़्यादा आएंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, और आपका जो एफिशिएंसी का रेट होता है वो भी बढ़ेगा ज़रूर। तो उस वजह से ये यहाँ पर बाकी एक और डिस्प्यूट है कि वेल्थ और इनकम टैक्सेस के ऊपर, ये बहुत ही बड़ा डिस्प्यूट है। क्योंकि क्या होता है कि लोग इस चीज़ के ऊपर तो ऑब्वियसली बात है अग्री कर जाएंगे कि आपको इक्वलिटी बढ़ानी चाहिए। हालांकि इसके अंदर ही इन दोनों कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक रॉबिनहुड स्ट्रैटेजी होती है। रॉबिनहुड स्ट्रैटेजी में क्या होता है, पहले मैं आपको रॉबिनहुड क्यों लिखा है ये बताता हूँ। रॉबिनहुड एक फिक्शनल कैरेक्टर था। इसके अंदर होता क्या था, अगर आपने ये कार्टून वगैरह कुछ देखा हो तो इसके अंदर वो रॉबिनहुड जो कैरेक्टर होता है वो आपके अमीरों के घर से चोरी करता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने खुद के, मतलब गरीबों के सेंटर की जगह, या आपके जो बेगर्स हैं उनके पास डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ऐसे कर देता है। तो गवर्नमेंट को बोला जाता है कि जो गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है वो भी एक तरीके से रॉबिनहुड स्ट्रैटेजी के अंदर ही आता है। जैसे गवर्नमेंट ने आपके अमीरों पे ही टैक्सेस लगाते हैं मेनली, मतलब जो इनकम जनरेट करते हैं, और वो गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है जो आपके हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर होता है, आपके सरकारी हॉस्पिटल्स के ऊपर, सरकारी स्कूल्स के ऊपर, इन सब के ऊपर। तो एक तरीके से वो एक वे हो गया देने का, आपके जो आपके रिच के पास मनी है वो पुअर को देने का। तो ये जो टैक्सेस होते हैं इसको इंक्रीज़ करने के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है। इसको डिक्रीज़ करने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, डिक्रीज़ तो जनरली नहीं हो रहे होते हैं। इंक्रीज़ करने के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चंस बनते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसको इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी वजह से ऑब्वियसली बात है आप इक्वलिटी को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट इक्वलिटी को फोकस करते टाइम आप सेम टाइम पर इक्वलिटी को मतलब बिगाड़ भी रहे हैं। कैसे बिगाड़ रहे हैं, अगर आप हायर टैक्सेस रखेंगे तो उसकी वजह से जो बिज़नेस होगा वो डिस्करेज हो जाएगा। जो आपके कम लोग बिज़नेस कर रहे होंगे या किसी ना किसी फ्रैक्शन में जा कर के बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, तो उसकी वजह से बिज़नेस के फाइनेंसिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और वहाँ पर होगा क्या, या तो जॉब्स कट हो जाएंगी, जॉब्स कम हो जाएंगी, या फिर क्या होगा कि जो अपनी नई हायरिंग करने जाएंगी जब कंपनीज, तो वो अपना पैकेज जो ऑफ़र करती हैं या जो आपके कम वेजेस ऑफ़र करेंगी, मतलब बेसिकली, तो उस वजह से आपका इक्वलिटी वापस से आपकी इफेक्ट हो जाएगी इसी सेम रीज़न की वजह से, जिसकी वजह से इक्वलिटी पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा था। तो ये एक पूरा मतलब विशियस सर्कल टाइप का है कि हम इसके अंदर कुछ एक फंडामेंटल लेवल पर नहीं कर सकते हैं, कि कोई ऑब्वियस आंसर इसका नहीं निकल के आ रहा है। अब अगर हम इसमें इंडियन सर्वे इंक्लूड किया ऑथर ने, जैसे इंडियन सर्विस को कुछ उठाया, वहाँ से कुछ कंपाइलेशन किया, वो सब किया, तो उसके बेसिस पे कुछ डेटा यहाँ पे प्रेजेंट किया है। जैसे अगर हम इनकम ऑफ लोअर 60% देखें तो वो डिक्लाइन हुई है, यहाँ पर रेट में, बट पूरे जो इनकम अर्निंग इंडिविजुअल्स हैं उसके अंदर से 60% का डिक्लाइन होना, लोअर 60% का, ये अपने आप में इनफ है इस चीज़ को, डिज़ास्टर्स सिचुएशन को स्टेट करने के लिए। और अगर हम इनकम 20% जो ऊपर से लोग हैं उनकी देखें तो 39% उसके अंदर इंक्रीज़ आया है। तो ये ऑब्वियसली बात है, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं अपने आप में मिल करके इक्वालिटी के गोल हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ को शो करते हैं। बाकी एक और उसके अंदर पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि यहाँ पर स्टार्टअप कल्चर जो बढ़ा है उसकी वजह से जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उसकी वजह से इक्वालिटी का गोल कहीं ना कहीं एक परसेंटेज में कुछ लोग अचीव हो रहा है। बाकी प्रॉब्लम वो लाए करते हैं, मतलब अब ये बोलना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम इस चीज़ में नहीं है इंडिया के साथ कि यहाँ पर उनका जीडीपी कम है, या जितना उनका आपका ओवरऑल टोटल चीज़ें जो हैं वो कम है। यहाँ पर बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है चीज़ों का उसी के अंदर ज़्यादा दिक्कत है। उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया है प्रॉब्लम लाइज इन द शेप ऑफ जीडीपी। तो उसका मीनिंग ये निकल के आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा दिक्कत है, उसके ओवरऑल साइज़ में ऐसा दिक्कत नहीं है। कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल 3 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है, तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो शेप है जीडीपी की वो चेंज हो जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा इक्विलिटी के गोल को सर्व करने के लिए। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ और डेटा प्रेजेंट किया था, तो इसके अंदर बोला है कि यूपी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर एम्प्लॉयड पर्सनस का जो रेशियो है वो 43% से 33% पे आ गया है। और अगर हम उत्तराखंड के सिमिलरली 40% 30% आ गया। हालांकि इसके जैसे ही और भी डेटा दिया हुआ है, जैसे गोवा के अंदर और ऐसे कुछ छोटी स्टेट्स के अंदर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ था आर्टिकल के अंदर, बट वो चीज़ मैंने इंक्लूड इसके अंदर नहीं की है क्योंकि वो इतनी भी रेलेवेंट नहीं है। या आप ओवरऑल एक ही पॉइंट इसका बनता है कि एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज़ हो रही है। आगे चले तो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट बेसिकली, अब यहाँ पे काफ़ी सारी वो मेंशन किया गया था कि गवर्नमेंट सिंस बजट लेके आ रही है तो उससे बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि वो इक्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी या ये सब करेगी। क्योंकि क्या है कि सिंस ये इकोनॉमिस्ट की ही सर्वे है
और यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर भी एडवाइजरी के अंदर बैठे हैं। तो वो बजट जब बन रहा होगा या वो सब होगा तो उसके अंदर एडवाइजरी के अंदर भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स होंगे जो इस चीज़ के ऊपर अग्री करते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, जैसा हमने इस रिसर्च रिपोर्ट के अंदर देखा। तो उसके बेसिस पे उन्होंने बताया। अब उसके बाद ये बता रहे थे कि कैसे कैसे इकोनॉमिक एडवाइजरी बैठी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो उन्होंने 2-3 चीज़ों का मेन नाम लिया जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। पहला आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, उसके चेयरमैन बन चुके हैं आपके वी आनंदा नागेश्वरन, तो उनका उन्होंने मेंशन किया था नाम, इसलिए मैंने बता दिया है। और बाकी अगर देखें तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये पीएमओ के अंदर आता है और ये काफ़ी बड़े एक ऑफिस है। ये पहले भी थोड़े दिनों पहले न्यूज़ के अंदर था। तो ये 2 मेन एंटिटीज़ है जिनके बेस पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर या और भी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर बैठे हैं। तो आई होप आपको पूरा न्यूज़, ये पूरा एडिटोरियल कवर हो गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अगेन कमेंट में डाल सकते हैं, और जो मैंने आपको सजेशन पूछा वो भी आप ज़रूर से डालें नीचे। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।